आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। हम ओनली प्लेटफॉर्म है जो कि माइंड में भी हम आपको कंटेंट देते हैं, वीकली हो मंथली हो सब में। और आज जो हम डेली कन्वर्स कवर करेंगे 10 जून का। ये जो है हेल्पफुल रहने वाला है, जो भी बैंक की तैयारी कर रहा है, ऐसी रेलवे सब की जो तैयारी कर रहे हैं इन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नेशनल अवेयरनेस के पहले पर बढ़ते हैं। तो नेशनल अवेयर पहले न्यूज़ आ रहा है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने जो है ऑब्जर्व किया है स्वच्छता पखवाड़ा 2025, और इसको जो है क्लीननेस ड्राइव बोला जा रहा है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। और इसको जो है 1 मई से लेकर 15 मई 2025 तक जो है चलाया गया था। ठीक है, और हर जगह पे जैसे कि बात करें सी एस आई आर का जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे जो है ये एज अ क्लीनेस ड्राइव चलाया गया था। इसके साथ ही जो PSUs है वहाँ पे क्लीनेस ड्राइव चलाया गया था, इनके लेबोरेटरीज, ये सब जगह पे जो है ये एक तरह से क्लीनेस ड्राइव की तरह चलाया गया था। और जैसे मैंने इसको बोला कि ये है पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का। अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करें तो इसको नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लॉन्च किया गया था एज अ क्लीननेस इनिशिएटिव, जिसके अंदर जो कि इंस्पायर्ड है महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी से। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जो है उनसे जो है इंस्पायर्ड है। और फर्स्ट फेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट फेज जो चल रहा था वो चल रहा था आपका 2000, ये याद रख लेना, 2014 से लेकर 2019 तक जो है फर्स्ट फेज चला था स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है ओपन डेफिकेशन फ्री रखने की बात की गई थी। उसका सेकंड फेज जो चल रहा है अभी के टाइम पे वो मिलेगा आपको 2020 से लेकर 2025 तक, जिसके अंतर्गत जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है वो चल रहा है। ठीक है, तो गाँव को जो है साफ सफाई रखने के लिए अभी सेकंड फेज चल रहा है। और इसको जो है लीड किया गया था बाय एन काला कालिया सल्वी, इनके द्वारा जो है लीड किया गया था। और ये जो है एक तरह से डायरेक्टर जनरल है, कहाँ के, CSIR के जो है एक तरह का डायरेक्टर जनरल है। इन्होंने एक तरह से प्लेज भी रखी थी, स्वच्छता प्लेज, जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ थे CSIR के, उसके साथ जो भी प्रेजेंट थे इवेंट में, वो उन्होंने प्लेज लिया। और सब ने प्लेज लिया। उसके साथ ही एक और चीज़ ध्यान देनी है कि इन्होंने जो है एक चीज़ में फोकस करते हुए एम्फोसाइज करने की बात की कि स्वच्छता इज़ अ वे ऑफ लाइफ बोथ फिजिकली एंड डिजिटली। तो ये लाइन भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है, तो इन्होंने इस पर एम्फोसाइज किया। अब ये कौन डिसाइड करता है कि 1 से लेकर 15 मई तक ही जो है स्वच्छता पखवाड़ा बनाना है? ये एक तरह से कैलेंडर ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, तो इस कैलेंडर में जो लिखा जाता है उसके हिसाब से बनाया जाता है, और क्या क्या करना है 1 से लेकर 15 तक वो सब कुछ भी लिखा रहता है। और ये कैलेंडर जो है रिलीज करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ये चीज़ ध्यान देना, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इस कैलेंडर को रिलीज करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेलिब्रेशन को बढ़ते हैं। तो सेलिब्रेशन में पहला न्यूज़ आ रहा है कि 125वीं डेथ एनिवर्सरी बनाई गई थी बिरसा मुंडा जी के ऊपर। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करें तो ये बिहार झारखंड यहाँ पे बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो है बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, तो जब इंडिपेंडेंस से पहले जो है बहुत अच्छा काम किया था, मोस्टली बिहार, उड़ीसा और फिर झारखंड जो जगह है यहाँ पे, तो इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं वहाँ पे। तो इनको देखते ही जो है अभी 125 जो डेथ एनिवर्सरी हुई थी वहाँ पे जो है झारखंड गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। ये कोई पूछेगा नहीं, बस ऐसे ही फैक्ट याद रख लो थोड़ा। और ये झारखंड में इनका जन्म हुआ था, और ये पास्ट अवे हो गए थे 9 जून 90s में। ठीक है, और ये एक तरह के फ्रीडम फाइटर से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये बिलोंग करते थे मुंडा ट्राइब से। ठीक है, मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, और इनको एज अ फादर ऑफ अर्थ भी बोला जाता था। ठीक है, धरती आबा ये जो है बोला जाता था इनको। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना कि बर्थ एनिवर्सरी जो है 15 नवंबर को बनाया जाता है इनका, और इनको एज अ झारखंड फाउंडेशन डे के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो 15 नवंबर को झारखंड फाउंडेशन डे जो बनाया जाता है बिरला मुंडा जी को देखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, इनसे इंस्पायर किया हुआ है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का पहला ESG बॉन्ड। ESG बॉन्ड मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस बॉन्ड जो है लॉन्च किया। अब ये बॉन्ड क्या है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस बॉन्ड क्या है, उसको समझते हैं। इसके अंदर जो भी कॉर्पोरेट होती है, वो कॉर्पोरेट कुछ भी काम करती है, उसके बाद वो इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ डैमेज करती है ना। ऐसे नहीं कि कॉर्पोरेट अगर काम कर रही है तो कुछ इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूज़ कर रही है तब इन्वायरमेंट को डैमेज है। अगर कोई फैक्ट्री है तो वो वेस्ट वाटर जो है रिवर में छोड़ देती है, वो भी डैमेज है इन्वायरमेंट को। तो उसी को इन्वायरमेंट को डैमेज होने के बाद उसको वापस से रिपेयर करना भी जो है कॉर्पोरेट का ही काम होता है। ठीक है, तो जो डैमेज कर रहा है वही रिपेयर करेगा, ऐसा कुछ कहना है गवर्नमेंट का। और इसी चीज़ को बोला जाता है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और वैसे ही एक बॉन्ड निकाला गया है। तो इस बॉन्ड के अंतर्गत बोला गया है कि जो L&T है, इन्होंने इशू किया है ये इंडिया का पहला
ESG बॉन्ड, और ये सेबी फ्रेमवर्क को देखते हुए इसको किया गया है, ठीक है। तो ये टोटल 500 करोड़ रुपए का डील होने वाला है, और इसके अंतर्गत बोल रही है कि L&T हम जो है अपना जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करेंगे, उसके साथ जो है फ्रेश वाटर विड्रॉ जो इंटेंसिटी है उसको भी कम करेंगे, और जो वाटर न्यूट्रलाइजेशन है वो 2035 तक और कार्बन न्यूट्रलाइजेशन 2040 तक करने का काम करेंगे। तो ये टोटल प्लान है इनका, और ये बॉन्ड निकाला गया है L&T के द्वारा टोटल 500 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो 500 करोड़ रुपए का ये बॉन्ड निकाला गया L&T के द्वारा, ये आपको ध्यान देते हुए चलिए। ये फर्स्ट ही न्यूज़ के अंदर आता है। उसका लॉन्च की ओर बढ़े तो लॉन्चेस में आपको पहला न्यूज़ मिलेगा कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है इन्होंने लॉन्च किया है एक पेड़ माँ के नाम 2.0। एक पेड़ माँ के नाम के बारे में बात करें तो ये एक तरह का प्लांट अ ट्री इन ऑनर ऑफ वन मदर, ये पूरा का पूरा प्लान है। और गवर्नमेंट का प्लान है कि 10 करोड़ जो है ट्री हमारे अक्रॉस इंडिया में प्लांट किया जाए, ठीक है। तो अब तक जो है 1.0 चल रहा था, अब जो है 1.2 चल रहा है, ठीक है। सॉरी 1 नहीं 2.0 चल रहा है, पहले 1.0 चल रहा था, अब 2.0 चलने वाला है। अब ये 2.0 के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है, इन्होंने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है हम एक स्पेशल मॉड्यूल्स लॉन्च करेंगे जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन देने का काम करेगा स्कूल्स को जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन देने का काम करेगा, ऐसा कुछ कहना है गवर्नमेंट का। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम जो है इको क्लब भी खोलेंगे फॉर मिशन लाइफ का। तो मिशन लाइफ है इसको देखते हुए हम एक तरह से इको क्लब भी खोलेंगे। अभी इको क्लब क्या करेगा, ये एक तरह से जो क्लाइमेट सेंसिटिविटी है उसको प्रमोट करेगा और इको फ्रेंडली हैबिट्स जो है वो लाने का काम करेगा। इसके साथ ही QR कोड भी रखा जाएगा जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर, और जिसकी वजह से जो प्लांट है उनके बारे में समझ सकें, ठीक है। अब बच्चे अगर मोटिव जो भी रहेगा उनका कि हम इस प्लांट के बारे में समझना है तो QR कोड स्कैन करेंगे और पता लग जाएगा। बच्चे के अगर हमें भी अगर पता लगाना हो तो हम भी पता लगा सकते हैं QR कोड के थ्रू। नेक्स्ट चलते एक डेडिकेटेड माइक्रो साइट भी लॉन्च किया गया है जिसके अंदर जो भी प्लांट्स हैं उनका जो है सेल्फी डाल सकते हो, और कितना जो है प्रोग्रेस हुआ है, कितना बूस्ट किया है कम्युनिटी में, वो सब चीज़ें जो है आप बता सकते हो, ठीक है। कोई एक प्लांट है, मान लेते हैं ये प्लांट जो है छोटा सा किसी ने उसको मतलब प्लांट किया, ठीक है। उसके बाद उसका फोटो लिया, उसको अपलोड किया, उसका जब वो थोड़ा ग्रो हुआ उसका वापस से फोटो लिया, फिर और ग्रो हुआ वापस से फोटो लिया, और वो पूरा बताएगा कि कैसे जो है मैंने इस छोटे प्लांट को जो है एक ट्री बनाया। तो पूरा प्रोग्रेस जो है एक रखने के लिए एक माइक्रोसेट बनाया गया। उसकी वजह से जो दूसरे जो कम्युनिटी के मेंबर्स रहेंगे वो भी इंगेज रहेंगे इसके साथ, और वो भी मोटिवेट होंगे ये सब चीज़ करने के लिए, ठीक। और ये गवर्नमेंट का जो प्लान है 10 करोड़ ट्रीज का वो कंप्लीट होगा। अगर बात करके मिशन लाइफ के अंतर्गत ये चीज़ें आती है, ठीक है। ये जो एक पेड़ का नाम के बारे में बात करें तो मिशन लाइफ के अंतर्गत आता है, और मिशन लाइफ जो है एक तरह का ग्लोबल कैंपेन है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP26 में लॉन्च किया था 2021 में। इसके अंतर्गत प्लान था कि 1 मिलियन पीपल जो है 2028 तक, 1 बिलियन पीपल जो है 2028 तक जो है डेली हैबिट बनाए प्लांट या तो इको कॉन्शियस डेली हैबिट बनाने की बात की गई थी। और इसके अंतर्गत 2 पोर्टल लॉन्च किए गए थे, एक था मिशन लाइफ पोर्टल जो कि ई-लर्निंग और रिसोर्सेज के लिए था, और एक मेरी लाइफ पोर्टल था जिसके अंतर्गत जो भी एक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रैक किया जाएगा उसके इम्पैक्ट। तो ये 2 तरह के पोर्टल पे आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है जो पीयूष गोयल जी है अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। इन्होंने लॉन्च किया आयुष निवेश साथी पोर्टल। अभी एक तरह का पोर्टल है जिसके अंतर्गत इंडिया का प्लान है कि 13 बिलियन मार्केट वैल्यू ट्रैवल सेक्टर को जो है बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। मोस्टली जो आयुर्वेदा सेक्टर है उसको, और इसमें जो है 100% FDI अलाउ कर दिया गया, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 100% अलाउ कर दिया गया वाया ऑटोमेटिक रूट। आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा पैसा जो है आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में आते हुए जा रहा है इमेज के थ्रू। अब इसके बारे में बात करें तो इसको जो है डेवलप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पार्टनर करके डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड के साथ, और इसके साथ जो है इन्वेस्ट इंडिया जो है उन्होंने पार्टनर किया। तो इनका नाम भी आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सस्टेनेबिलिटी जो है इन्होंने लॉन्च किया है। एक तरह की सब्सिडी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है एक तरह की सब्सिडी है नेशनल स्टॉक इंडेक्सेस का, ठीक है। तो इन्होंने जो है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रेटिंग जो है लिस्टेड कंपनीज को देने की बात की गई है। अब लिस्टेड कंपनीज कितनी होती है, 500 लिस्टेड कंपनीज है, उसमें से आपको 100 तो आपको मिल जाएंगे लार्ज कैप, 150 मिल जाएंगे मिड कैप, और 250 मिल जाएंगे आपको स्मॉल कैप, ठीक है। तो ये रहता है लिस्टेड कंपनी का काम।
लिस्टेड कंपनी के अंदर इतने सारे कंपनीज आती है, और वो सबको बोला गया है कि वो जो है सोशल, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग को जो है फॉलो करते हुए चलेंगे, जो सेबी के अंतर्गत आती है। और सेबी ने जो है अप्रूवल दे दिया है कैटेगरी 1 ESG रेटिंग प्रोवाइडर का, ठीक है। और अब जो है इनका मतलब देखो यार, अब 500 कंपनीज है, तो 500 कंपनीज का भी जो है ना अलग अलग से ESG रेटिंग होता है। लेकिन ये रेटिंग में कुछ मतलब बायसनेस ना रहे रेटिंग में, इसी की वजह से ये अप्रूवल लिया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि कोई बायसनेस नहीं रहनी चाहिए ESG रेटिंग में, उसके वजह से इनिशिएटिव लिया गया है। और ESG के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, ये कंपनी किस तरह से जो है केयर करती है फॉर द नेचर, ट्रीट पीपल फ्रेंडली और गुड बिजनेस प्रैक्टिस, ये सब के लिए जो है नापा जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो एक तरह की रेटिंग देने वाली है NSE सारी कंपनीज को, जो भी इसके अंदर लिस्टेड कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोन के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट अबू धाबी बैंक, उसके साथ बार्कलेस, और उसके साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है, जो कि लंदन बेस्ड है। तो तीनों ने मिलकर जो है 750 मिलियन $US देने की बात की गई है, जो अदानी के 6 एयरपोर्ट्स हैं इसको। अभी 6 एयरपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, एक गुवाहाटी याद रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे PDF में ऐड नहीं किया, बट मैं आपको जब PDF दूंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा, अभी के लिए इसको छोड़ दो। एक गुवाहाटी याद रखना है आपको, उसके साथ लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम, ये टोटल 6 एयरपोर्ट को जो है एक्सपेंशन करने के लिए जो है 750 मिलियन का जो है अमाउंट दिया गया है, ठीक है। और बात करें कि ये जो अदानी कंपनी याद रखना है, अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग अहमदाबाद को मिला है, और टोटल जो है इंटरेस्ट रेट इनके ऊपर लगने वाला है 7.5 के आसपास, ठीक है। तो इनका पुराना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेप्थ था, उसको जो है रीडिफाइन किया गया, रिफाइनेंस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लाइसेंस के ऊपर। तो फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को जो है NBFC का लाइसेंस मिल गया, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। तो इनको जो है सेंटर ऑफ रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, और ये पहली ऐसी इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी है जिनको NBFC का लाइसेंस मिला, ये चीज़ भी ध्यान देते चलनी है। इनको जो है पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। वैसे भी NBFCs को जो है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, वो ले सकते हैं और टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं। लेकिन वो भी जो NBFC जो टर्म डिपॉजिट लेने वाली होती है वो अलग तरह से रहती है। लेकिन ये जो नॉर्मल NBFCs हैं, तो इनको जो है पब्लिक का डिपॉजिट लेना अलाउ नहीं है, लेकिन ये लोन ऑफर कर सकते हैं, उसके बाद क्रेडिट भी ऑफर कर सकते हैं कस्टमर्स को। और बात करें कि जो फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें करंटली पार्टनर है एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान देनी है थोड़ी। उसके बाद बात करें डिफेंस के ऊपर, तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है भेल के द्वारा, जिसके अंदर बोला गया कि इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चर है उसको हम सुधारेंगे, और टोटल 537 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किया गया बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो है बोला है कि भेल को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दो। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है MU और कोलैब का बढ़े। तो आंध्र प्रदेश रेल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी ने पार्टनर किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर के साथ, और दोनों मिलके एक तरह से जो आंध्र प्रदेश का जो अवेयर स्कीम है इसको बनाने का काम करेंगे। एक तरह का टेक ड्रिवन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर जितने भी आंध्र प्रदेश के जो सर्विसेज हैं वो एक ही जगह पे आ जाए, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। नहीं चलते हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट ने जापान गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करके जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट देने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि एक तरह से इको पार्क बनाया जाएगा हैदराबाद में, जो कि 80 एकड़ का रहने वाला है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी वेस्ट टू एनर्जी रिसाइकलिंग ये सब होने का काम करेगा। इसके साथ ही मुशी रिवर जो है उसको वापस से जो है, एक मिनट, रिजुवेनेशन जो है की जाएगी, जिसकी वजह से जो रिवर है वापस से आ पाए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत की जा रही है, जो कि एक तरह से UN का ही इनिशिएटिव है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है टाटा, जो टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है, इन्होंने जो है WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनर किया है, और दोनों मिलके जो है गोरखपुर इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसको एज अ, जो उड़ीसा बेस्ड है, ठीक है, इसको एज अ डिकार्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियल पार्क पहला बनाने जा रहे हैं, जो कि क्लाइमेट इनिशिएटिव को पार्ट लेने वाला, ठीक है। तो क्लाइमेट इनिशिएटिव को पार्ट लेके जो है इसको बनाया जाएगा।
पर्पज़ क्या होने वाला है कि ये ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और डीकार्बोनाइजेशन हमारे इंडिया में ग्रो करने का काम करेगा। और GIP जो है पहला इंडस्ट्रियल पार्क बना है हमारे इंडिया में, जो कि ज्वाइन कर रहा है वर्ल्ड ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव को, ठीक है। और इसको जो है सपोर्ट किया गया है बाय एसेंचर, उसके साथ ग्लोबल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान देते हुए चलनी है। अब कुछ अवार्ड के ऊपर बढ़े तो ये आ रहा है 8th ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, जो कि दिया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा, जो कि US बेस्ड है। तो इन्होंने जो KM बिरला है, जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, इनको ये अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने इंडिया, USA और जापान का जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ाया है, उसकी वजह से। कुछ अदर रिसिप्ट भी जिनको ये अवार्ड दिया गया है, एक तो IBM के जो CEO हैं अरविंद कृष्णा जी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ जो जापान की जो हिताची के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, इनको भी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये दोनों के नाम भी याद रखना है। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 2023 में जो है नीता अंबानी को ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद बात करें कि 28 नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड, तो ये जो है दिया जाता है बाय डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मिलके। ये अवार्ड दिया क्यों जाता है कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिस करता है E-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स में डिजिटली, उसको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। टोटल 10 लाख रुपए मिलते हैं और एक जो है ट्रॉफी मिलती है इसके अगेंस्ट, ठीक है। और इस बार जो दिया गया था रोशनी ग्राम पंचायत को दिया गया था। रोशनी ग्राम पंचायत की बात करें तो 100% ट्राइबल या शेड्यूल एरिया है, और इसको जो है ये अवार्ड दिया गया अंडर द कैटेगरी ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के अवार्ड के अंतर्गत दिया गया कि इन्होंने ग्रास रूट इनिशिएटिव में काम किया और डिजिटली जो है E-गवर्नेंस को इनके पंचायत में बढ़ाया गया। और बाकी अब मैंने यहाँ पे लिखी दिया कि क्यों जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ये एनुअली अवार्ड दिया जाता है तो प्रमोट एक्सीलेंस इन इम्प्लीमेंटिंग E-गवर्नमेंट इनिशिएटिव। और रोशनी पंचायत के बारे में बात करें, रोशनी ग्राम पंचायत, ये आपको धुले जो महाराष्ट्र में यहाँ पे मिलने वाली है। कुछ अदर विनर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि त्रिपुरा की तरफ से जो वेस्ट माजिलपुर ग्राम पंचायत है, इसको जो है दिया गया। और जूरी अवार्ड के बारे में बात करें तो ये गुजरात की तरफ से और उड़ीसा की तरफ से आता है, ठीक है। 2 तरह के पंचायत है, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। गोल्ड के बारे में बात करें तो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, सिल्वर में जो है 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो भी डिजिटल प्रोजेक्ट या तो जो गवर्नमेंट का जो डिजिटल प्रोजेक्ट होता है उसमें स्टैंड आउट करता है उनको, ठीक है। नहीं चलते हैं, ये एक तरह से अनाहत सिंह जी हैं, जो कि सिर्फ 17 साल की है, जिन्होंने प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन का जो वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन 2025 का ये जीता है। और इन्होंने इसके साथ ही एक और चीज़ ध्यान देनी है कि वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द सेशन का भी टाइटल जीता है, उसके साथ यंग चैलेंजर ऑफ द प्लेयर ऑफ द सेशन ऑफ द टाइटल भी जीता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वुमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सेशन का अवार्ड मिला है, इसके साथ वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द सेशन का भी अवार्ड मिला है। और ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने 2 PSA अवार्ड जो है एक ही सीजन में जीता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं चलते, एक अपॉइंटमेंट है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कल पढ़ाने वाला था, वो वीडियो में डाल दूंगा। तो अभी के टाइम पे जो स्क्वाड्रन लीडर मीनाक्षी पथी है, इनको जो है मिजोरम गवर्नमेंट का जो है ADC बना दिया गया। अब ADC का मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से जो सीनियर ऑफिशियल होता है उनको मिलिट्री ऑफिसर जो है असाइन किया जाता है, ठीक है। तो अभी मिजोरम के जो गवर्नर हैं उनके लिए इनको असाइन किया गया है, इनके जो प्रोटेक्शन है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मतलब देखो यार, इनका काम क्या रहता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ADC का काम क्या रहता है, इनका काम मोस्टली जो सीनियर ऑफिशियल है वो सेरेमनी या एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी जो भी है उसको संभालने के लिए मोस्टली काम रहता है। कोई मतलब सिक्योरिटी भी देते हैं, बट सिक्योरिटी के साथ इनका मोस्टली ये सारे काम रहते हैं। उसके बाद बात करें कि आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा, S मोहंती जी। तो इनका भी टर्म खत्म हो रहा है, तो अभी के टाइम पे इनका टर्म खत्म हो रहा है। अब तक नए जो है CEO और MD चॉइस नहीं किए गए LIC की तरफ से। तो LIC ने क्या किया कि शॉर्ट टर्म के लिए, अभी के टाइम पे शॉर्ट टर्म के लिए एक टेम्परेरी टाइम पे जो है इंटरमीडिएट CEO और MD बनाया, और ये आपका रखना है सतपाल बनू जी को जो है एज अ टेम्परेरी टाइम के लिए जो है CEO और MD बनाया। ये अभी के टाइम पे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है LIC में, और अब जो है इनको CEO और MD बनाए 3 महीने के लिए, ठीक है। और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये फाइनलाइज किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा, ठीक है। तो जब भी कभी अपॉइंटमेंट होता है तो पहले तो FSIB करता है, इसका फुल फॉर्म बताना क्या है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद वो जो है जाता है ACC के बाद, इसका फुल फॉर्म बताना क्या है।
उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी करता है। बट अभी ये दोनों स्टेप्स हुए नहीं है, अभी वापस से ये रिकमेंडेशन देगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ईसीसी एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद जो है परमानेंट जो है एलआईसी के सीईओ और एमडी बनेंगे। बट अभी के टाइम पे टेम्परेरी टाइम पे बने तो सीधे के सीधे जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस ने जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स, और ये पीडीएफ आपको बैंक से टेलीग्राम ग्रुप और इवन mappingoffice.com में मिल जाएगा। और वीडियो चला तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहेंगे, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी के वीडियो हम इतने रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।